हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध। इस टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न और की पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे जो आगामी समय में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस अभ्यास श्रृंखला का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है राष्ट्र संघ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, भारत से, राष्ट्रमंडल से। शांति के लिए एकता प्रस्ताव यह किससे संबंधित है? इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है, यूएनओ से। और यूएनओ के किस अंग से इसका संबंध है? तो महासभा से। महासभा के पास शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाने की शक्ति है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखता है। यह 1950 में कोरियाई संकट के दौरान महासभा में प्रस्तुत किया गया था। मित्रों ध्यान रखिएगा, शांति के लिए एकता प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? 1950 में 3 नवंबर 1950 को महासभा में लाया गया था। कोरियाई संकट के दौरान लाया गया था और इसको एस-सेन प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। एस-सेन प्रस्ताव के नाम से भी इसे जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकृति कब दी थी? तो यह दी थी, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को स्वीकृति इन्होंने दी थी 3 नवंबर 1950 को। और यूएन महासभा में इसे कौन लेकर आया था? तो अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया था। तो हमें ध्यान देना है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब लाया गया? 1950 में। इसको महासभा ने स्वीकृति कब दी? 3 नवंबर 1950 को इसको स्वीकृति प्रदान की। क्यों लाया गया? कोरिया संकट के दौरान इसे लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया था, जिसे महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को पारित किया गया। यानी महासभा में इसे कौन लेकर आया? तो अमेरिका लेकर आया था। और महासभा ने इसे स्वीकृति कब प्रदान की? तो 3 नवंबर 1950 को इसे स्वीकृति प्रदान की। शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 का रूस सोवियत संघ द्वारा विरोध किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। और क्या अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के कारण हो रही परेशानियों से निजात पाने के लिए, यानी कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत संघ बार बार वीटो कर रहा था। इस वीटो की समस्या से निजात पाने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव द्वारा महासभा को सामूहिक कार्यवाही एवं सेना का उपयोग करने की सिफारिश का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि इस प्रस्ताव से महासभा को सामूहिक कार्यवाही एवं सेना का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है शांति के लिए एकता प्रस्ताव द्वारा। विश्व शांति स्थापना करने के लिए 24 घंटे के भीतर महासभा द्वारा आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा द्वारा पारित किया जाता है और पहली बार इसको पारित किया गया था 3 नवंबर 1950 को कोरियाई संकट के दौरान। इसको कौन लेकर आया? अमेरिका इसको लेकर आया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। प्रकृति का वस्तु पर कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया किसके द्वारा? E.H. कार के द्वारा, मॉर्गेनथाउ के द्वारा, जॉर्ज एफ कैनन के द्वारा, हेनरी किसिंजर के द्वारा। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मॉर्गेनथाउ। यथार्थवाद की मुख्य प्रवक्ता है हंस जी मॉर्गेनथाउ और इन्होंने कहा कि प्रकृति का वस्तु पर कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मॉर्गेनथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मॉर्गेनथाउ। प्रकृति का वस्तु पर कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मॉर्गेनथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया था। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। यानी कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति को प्रमुख स्थान देता है, जबकि आदर्शवादी दृष्टिकोण है जो शांति व नैतिकता को प्रमुख स्थान देता है। आईआर के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, एक आदर्शवादी उदारवादी दृष्टिकोण और दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगला सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया गया किसके द्वारा? रॉज क्रॉन्स ने, एडम एड्स स्मिथ ने, रॉबर्ट कॉक्स ने, लेनिन ने। क्या होगा 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया गया, तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। रोज क्रंस के द्वारा इसको अभिव्यक्त किया गया है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल है 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं किसके साथ? यानी यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है, एक तो शक्ति और दूसरा किसके साथ? सुरक्षा के साथ, विचारधारा के साथ, युद्ध के साथ, राष्ट्रीय हित के साथ। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यथार्थवाद का विचार शक्ति और राष्ट्रीय हित के साथ परिभ्रमण करता है, इसके चारों ओर केंद्रित है। राष्ट्रीय हित और शक्ति ये दोनों तत्व महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं यथार्थवाद के अंतर्गत। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि विदेश नीति संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं राष्ट्रीय आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर लिए जाने चाहिए और न ही भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर लिए जाने चाहिए। और इसके मुख्य प्रतिपादक है हंस जे मॉर्गेनथाउ है, जिनकी महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस कई बार परीक्षा में पूछी गई है, जो 1948 में प्रकाशित होती है। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में प्रकाशित होती है, जिसमें मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवादी विचारों का प्रतिपादन किया है। और इस पुस्तक के प्रकाशन से मॉर्गेनथाउ की जो प्रसिद्धि है वो चारों ओर हो गई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। जहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है, कमजोर कर दिया है। और कारण आपको कह रहा है कि कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अभी भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है।
क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? चार ऑप्शन आपके समक्ष है, ए, बी, सी और डी। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल किया है, कमजोर किया। ये बात बिल्कुल सही है वैश्वीकरण के संबंध में, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्यों की सीमाएं खुल चुकी हैं। कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अभी भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर। निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। इस प्रकार के भी सवाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक पूछे जा रहे हैं। निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में पहचानिए या व्यवस्थित कीजिए। यहां कुछ सम्मेलन दिए गए हैं: तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, पोट्सडाम सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि इत्यादि। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। सबसे पहले इनमें से तेहरान सम्मेलन आता है 1943 में, उसके बाद याल्टा सम्मेलन, उसके बाद पोट्सडाम सम्मेलन और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को शांति संधि आएगी। तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, पोट्सडाम सम्मेलन और सैन फ्रांसिस्को शांति संधि। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे हैं, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए या उनका कालानुक्रम पहचानिए। यानी कि यूएनओ के महासचिव पद पर कौन सा व्यक्ति रहा है, उनके क्रम को आपको पहचाना है। यहां से अच्छे सवाल बनते हैं, हमेशा परीक्षाओं पूछे जा रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति यूएनओ का महासचिव रहा है या नहीं रहा है, या फिर उनका कालानुक्रम पूछा जाता है। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप इनके महासचिव के क्रम को किस प्रकार याद कर सकते हैं और एक लंबे समय के लिए इसको याद रख सकते हैं, इसके बारे में अलग से बात करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ट्रिगवेली, डेग हेमरसॉल्ड, यूथांड, कुर्तलाइडिंग। इसको आप शॉर्टकट में TDUK से याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है TDUK। इसकी पूरी ट्रिक्स के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। TDUK, T फॉर ट्रिगवेली, D फॉर डेग हेमरसॉल्ड, U फॉर यूथांड और K फॉर कुर्तलाइडिंग। इस प्रकार आप इसको कालक्रम को व्यवस्थित कर सकते हैं कि यूएनओ का पहला महासचिव कौन था, ट्रिगवेली, दूसरा डेग हेमरसॉल्ड, तीसरा यूथांड और चौथा है कुर्तलाइडिंग। और इसके बाद जेवियर प्रेज क्वियर भी रहे, फिर बुतरस कहली भी रही, कॉफी अनान भी रहे, फिर बान की मून भी रहे और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यूथांड म्यांमार के रहने वाले थे और ये पहले एशियाई महासचिव थे। एशिया से पहले व्यक्ति महासचिव बने थे यूएनओ के। अगला सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यह आपको
व्यक्ति दे रखे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दे रखे हैं, इनको आपको सुमिलित करना है। यानी कौन सा सिद्धांत या कौन सी विचारधारा या कौन सा टर्म किसने प्रतिपादित किया है या किसका किससे संबंध है। चिरस्थायी शांति की बात कौन करता है? चिरस्थायी शांति की बात की है इमैनुअल कांट ने। सी आपका 3 से सुमिलित होगा। तो आप इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं कि सी 3 से सुमिलित होगा, तो ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे। वुड्रो विल्सन सामूहिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। डी आपका 1 से सुमिलित होगा। और गेटेंज शक्ति संतुलन की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। नॉर्मन एंजल अंतर्निर्भरता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार ऑप्शन आपका ए राइट होगा। गेटेंज शक्ति संतुलन, नॉर्मन एंजल अंतर्निर्भरता, कांट चिरस्थायी शांति और वुड्रो विल्सन सामूहिक सुरक्षा। और एक आता है लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, उससे जुड़े हैं माइकल डॉयल। यह भी पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं, वो है माइकल डॉयल। जबकि चिरस्थायी शांति इससे जुड़े हुए हैं इमैनुअल कांट। अगला 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। हेलेंसिंकी शिखर सम्मेलन, वियना कांग्रेस, वे ऑफ पिंक्स, वर्साय सम्मेलन। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन सी आपका राइट होगा। वियना कांग्रेस, वार्सा सम्मेलन, वे ऑफ पिंक्स और हेलेंसिंकी शिखर सम्मेलन। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। आइए, वियना कांग्रेस आपकी 1814 और 15 की अवधि में आयोजित हुई। फिर वर्साय सम्मेलन हुआ जनवरी 1919 और 1920। प्रथम विश्व युद्ध का अंत व राष्ट्र संघ की स्थापना की अवधारणा इन सम्मेलन में रखी जाती है। फिर है वे ऑफ पिंक्स क्यूबा संकट 1961-62 की अवधि में। और फिर है हेलेंसिंकी शिखर सम्मेलन, वियतनाम संकट 1975 में। ये वैश्विक घटनाएं वैश्विक स्तर पर निशस्त्रीकरण के प्रयासों से संबंधित है। तो वियना कांग्रेस 1815, वर्साय सम्मेलन जनवरी 1919-1920, वे ऑफ पिंक्स क्यूबा संकट 1961, हेलेंसिंकी शिखर सम्मेलन 1975। अगला सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम को पहचानिए। ट्रूमैन सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत, मुनरो डॉक्ट्रिन, ब्रेजनेव सिद्धांत, गोमा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पहले आया और कौन सा बाद में आया, इसको आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। मुनरो सिद्धांत सबसे पहले आया था 1823 में।
1823 में आया था मुनरो सिद्धांत। उसके बाद में ट्रूमैन सिद्धांत आता है, मुख्य रूप से 1947 में आता है। 1945 से 1952 की अवधि। फिर ब्रेजनेव सिद्धांत आता है 1968 में, और उसके बाद आता है ग्वामा सिद्धांत। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। मुनरो सिद्धांत एक पृथकवादी नीति थी 1823 में। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत विस्तार को रोकने के लिए इस काल अवधि में आया। ब्रेजनेव सिद्धांत, जिसको हम सीमित संप्रभुता का सिद्धांत भी कहते हैं, तो यह भी सवाल आ सकता है कि सीमित संप्रभुता का संबंध किस सिद्धांत से है, तो ऑप्शन आपका ब्रेजनेव सिद्धांत होना चाहिए। और ये कब आया? 1968 में। फिर एक ग्वामा सिद्धांत निक्सन डॉक्ट्रिन के तहत 1969 में। ये सभी घटनाएं शीत युद्ध के काल के समय घटित हुई, यानी कि 2 से लेकर 4 तक। और इस दौरान अमेरिका व सोवियत संघ के अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे थे। ब्रेजनेव सिद्धांत क्या है? ये एक सोवियत विदेश नीति थी, यानी कि ये भी जो बाकी ब्रेजनेव सिद्धांत एक सोवियत विदेश नीति थी, जिसने घोषणा की कि मध्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत ब्लॉक के किसी भी राज्य में समाजवादी शासन के लिए कोई भी खतरा उत्पन्न होता है तो वह सभी के लिए खतरा माना जाएगा। यानी ब्रेजनेव सिद्धांत कहता है कि सोवियत विदेश नीति थी जिसने घोषणा की कि मध्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत ब्लॉक के किसी भी राज्य में समाजवादी शासन के लिए कोई भी खतरा उत्पन्न होता है तो उन सभी के लिए खतरा माना जाएगा। और इसे विशेषकर लागू किया गया था 1968 में चेकोस्लोवाकिया पर सोवियत नेतृत्व वाले कब्जे को सही ठहराने के लिए घोषित किया गया था। चेकोस्लोवाकिया, जहां पर सोवियत संघ का नेतृत्व का जो कब्जा किया गया था उनके नेतृत्व में, उसको सही ठहराने के लिए ब्रेजनेव सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था सोवियत विदेश नीति के तहत। और इसको सीमित संप्रभुता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध सीमित संप्रभुता सिद्धांत से है, ब्रेजनेव सिद्धांत का। अब है मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है? मुनरो या मोनरो सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की स्थिति है जो पश्चिमी गोलार्ध में यूरोपीय उपनिवेशवाद का विरोध करती है। यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में जो यूरोप के द्वारा जो उपनिवेशवाद बनाए जा रहे थे उनका विरोध करती है। इसका मानना था कि विदेशी शक्तियों द्वारा अमेरिका के राजनीतिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ संभावित शत्रुतापूर्ण कार्य होगा या कार्य है। राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने पहली बार, अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने पहली बार 2 दिसंबर 1823 को कांग्रेस को अपने 7वें वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान इस सिद्धांत को स्पष्ट किया था। उस समय अमेरिका में लगभग सभी स्पेनिश उपनिवेश या तो स्वतंत्रता हासिल कर चुके थे या उसके करीब थे। उस वक्त उन्होंने इस मुनरो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मुनरो के द्वारा 1823 में कांग्रेस के अपने संबोधन में। मुनरो ने जोर देकर कहा कि नई दुनिया और पुरानी दुनिया को स्पष्ट रूप से अलग अलग प्रभाव क्षेत्र बने रहने चाहिए और इस प्रकार के क्षेत्र में संप्रभु राज्यों को नियंत्रित करने या प्रभावित करने के लिए यूरोपीय शक्तियों द्वारा आगे के प्रयासों को अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाएगा। इस प्रकार की बात मुनरो डॉक्ट्रिन में गई थी और यह 1823 में जारी हुई। अगला सवाल 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं किसके आधार पर? यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं सहकारिता के आधार पर, आदर्श के आधार पर, अराजकता के आधार पर, क्रियाहीनता के आधार पर। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, अराजकता के आधार पर। ऑप्शन सी राइट होगा। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
का गठन अराजकता के आधार पर करते हैं। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है और जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को अधिक से अधिक मजबूत करना चाहता है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं राष्ट्रीय हितों के आधार पर लिए जाते हैं। इस प्रकार की बात करते हैं यथार्थवादी। मैकियावेली भी यथार्थवादी विचारक है। मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य, शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। ये कथन भी आपको ध्यान में रखा मैकियावेली है, जिसमें हमें यथार्थवादी विचारों के बीच दिखाई देते हैं। कोटले भी शक्ति राजनीति की बात करते हैं, मैकियावेली भी शक्ति राजनीति की बात करते हैं, हॉब्स भी शक्ति राजनीति की बात करते हैं और इसके प्राचीन बीज हमें पेलोपोनेशियन वार में दिखाई देते हैं। अगला सवाल 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है, निरंकुश है, अपरिमित है, सापेक्ष है या परिमित है? इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है सापेक्ष होती है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था में शक्ति केंद्रित नहीं होती, यानी निरपेक्ष शक्ति वो होती है जिसमें केवल एक के पास ही शक्ति हो, लेकिन सापेक्ष का मतलब है कि शक्ति समांतर है, फैली हुई है तुलनात्मक रूप से। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष होती है, ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति सापेक्ष होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है और राजनीतिक शक्ति से भी पारे अन्य मनुष्य के कार्यों एवं मस्तिष्कों पर नियंत्रण से है और अन्य मनुष्य के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण राजनीतिक शक्ति। इसके बाद मॉर्गेनथाउ करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की जो अवधारणा है वो सापेक्ष होती है, न कि निरपेक्ष। अगला सवाल 13 नंबर है। मार्टन कापलान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लैंड, WTO। जो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण दिया है मार्टन कापलान का है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था दृष्टिकोण के जो मुख्य प्रतिपादक है वह मार्टन कापलान। तो यह भी सवाल आ सकता है कि मार्टन कापलान का संबंध व्यवस्था दृष्टिकोण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था दृष्टिकोण का संबंध मार्टन कापलान से है और इन्होंने विश्वव्यापी नायक माना है, वो माना है यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कापलान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने में मार्टन कापलान का विशेष हाथ रहा है। शक्ति राजनीति की धारणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की कुछ विशिष्ट आत्म नियामक विशेषताएं बताई है। तो मार्टन कापलान विश्व राजनीति के व्यवस्था दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। अगला सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब अपनाया गया? कोरिया संकट के समय, वियतनाम संकट के समय, सुएज संकट के समय और क्यूबा संकट के समय। तो ऑप्शन आपका ही राइट होगा, कोरिया संकट के समय 1950 में। 3 नवंबर 1950 को महासभा द्वारा इसे पारित किया गया था, कोरिया संकट के दौरान। सुएज संकट 1956 का है और क्यूबा संकट 1962, 61-62।
15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यह आपको कथन और कारण दिया गया है। संयुक्त सुरक्षा एक मृत तृष्णा है और कारण है कि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। रीजन कह रहा है कि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ए सही परंतु आर गलत है कि संयुक्त सुरक्षा या सामूहिक सुरक्षा एक मृग तृष्णा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति होती है। वे एक दूसरे के आक्रामक प्रभाव को लेकर भयभीत रहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा एक धोखा है, यह सही है, क्यों? जबकि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है, यह असत्य है, क्योंकि सभी राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। क्यों नहीं? कोई पड़ोसी या उनका दुश्मन उनके ऊपर आक्रमण क्यों नहीं करते? इसलिए सभी राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सचेत रहते हैं और वे भयभीत रहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति होती है। 16 नंबर सवाल है, कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है हथियारों की दौड़ को, निशस्त्रीकरण को, और हथियारों का नियंत्रण और शांति। कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है हथियारों की दौड़, निशस्त्रीकरण, हथियारों का नियंत्रण, शांति। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, हथियारों की दौड़ को। ऑप्शन ए राइट होगा। कैदी का दृष्टिगोचर संकट हथियारों की दौड़ को उत्तेजित करता है। हथियारों की होड़ के पीछे प्रमुख कारण है विभिन्न देशों के बीच विवाद, जैसे सीमा विवाद है, शरणार्थियों को लेकर विवाद है, अन्य कोई विवाद है इत्यादि। इन विवादों ने राष्ट्रों के बीच संबंधों में अशांति पैदा की और प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की सीमा को खतरा महसूस करते हैं, जिसे लेकर हथियारों की दौड़ को बढ़ाया जाता है और यह दौड़ कैदी का दृष्टिगोचर संकट को पेश करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां अपने अपने खेमे में राष्ट्रों को शामिल कर रही थी और हथियारों को बढ़ा रही थी, हथियारों के भंडार में वृद्धि कर रही थी। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक रक्षा, सामूहिक सुरक्षा, सहकारी सुरक्षा, विस्तृत सुरक्षा। सैनिक गठबंधन है जो सहकारी सुरक्षा की मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। सैनिक गठबंधन सहकारी सुरक्षा की मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। सैनिक गठबंधन एक ऐसा गठबंधन होता है जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ सैन्य उद्देश्यों यथा युद्ध के दौरान सहायता करने का आश्वासन देना की प्राप्ति के लिए आपस में जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में हैं। विश्वव्यापी, आंशिक, निरंकुश, सापेक्ष। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में हैं, तो इस सवाल का राइट होगा ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे कानून होते हैं जिसका सभी देश पालन करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से वैश्विक शांति और स्थिरता कायम रहेगी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आसियान संगठन ने आसियान क्षेत्रीय मंच ARF
की स्थापना कब की? 1977, 1984, 1994, 2004। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 3 नंबर 1994 में आसियान संगठन ने आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की थी। 1994 में आसियान रीजनल फोरम। आसियान संगठन की स्थापना बेकोंग घोषणा के तहत 1967 में होती है, 1967 में। और इसकी स्थापना मूल रूप से 5 देशों ने मिलकर की थी, जो इसके संस्थापक देश कहलाते हैं, और वर्तमान में इसमें 10 देश शामिल है। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। उन्नीस में स्थापित आसियान क्षेत्रीय मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। सुरक्षा वार्ता के रूप में ये एक ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें सदस्य मौजूदा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं। यानी कि इसकी क्यों स्थापना की गई थी? क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा वार्ता के लिए, मौजूदा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इस पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सर्वसहमति के आधार पर लिए जाते हैं और स्पष्ट स्वांत का इसमें प्रावधान है। इसमें वर्तमान में 27 सदस्य शामिल है, जिसमें 10 आसियान सदस्य है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये आसियान के 10 सदस्य देश। और इसके अलावा 10 आसियान स्वांत भागीदार, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चीन है, EU है, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और USA। इसके अलावा 7 अन्य राष्ट्र शामिल है: बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी और टिमोर लेस्टे। ये 27 देश ERF का निर्माण करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरी यानी कि VV गिरी, जानी जेली सिंह, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। इनमें से कौन नेम के महासचिव रहे हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, जानी जेली सिंह। ऑप्शन सी राइट होगा, जानी जेली सिंह, जिन्होंने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था भारत में राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन सी राइट होगा, जो कि नेम के महासचिव रहे थे कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार आज हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों पर आधारित कुछ चुनिंदा सवालों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट टाइम अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।